हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उत्तर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो आंसर सूरत अधिवेशन 1907। 1907 सूरत अधिवेशन में क्या हो गई थी? ये दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल, एक नरम दल। और ये इसका कौन सा अधिवेशन था? तो 23वां अधिवेशन था। याद रखना है, 23वां अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मतलब इस समय जो है अध्यक्ष कौन बने थे? तो रासबिहारी घोष थे। रासबिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो 23वां था। 23वां था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो यहाँ पर कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो जाती है नरम दल और गरम दल। उस समय भारत के नए गृह सचिव जो थे जॉन मॉर्ले थे। जॉन मार्ले थे। भारत के नए गृह सचिव जॉन मॉर्ले थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक वैकल्पिक नीति तैयार की। गरमपंथियों को दुलारने के बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति अपनाई। इस नीति के 3 उद्देश्य थे: दमन, समझौता और उन्मूलन। एच.डब्ल्यू. नेविल्सन नामक अंग्रेज, जो पेशे से पत्रकार थे, 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। उन्होंने 21 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना का विवरण भी दिया। इस अधिवेशन में नरमपंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता और गरमपंथियों के नेता अरविंद घोष थे। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। तो नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता और गरम दल के नेता अरविंदो घोष, और इन दोनों में हो गई लड़ाई और ये क्या हो गए? दो भागों में विभाजित हो जाता है। अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष और ये हुई थी 21 दिसंबर को 1907 में। आगे देखते हैं। वो कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति में एक तो पी मित्रा होगा और वरिंद्र घोष होगा। अनुशीलन समिति में कौन कौन होगा? पी मित्रा होगा और वरिंद्र घोष होगा। अब ये बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज में हुआ था, किंतु प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, जिसका गठन 1902 में हुआ, मिदनापुर में इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की थी, जबकि इसका गठन कलकत्ता में पी मित्रा ने किया था। जतेंद्र नाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदस्य थे। इस समिति से युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं। वरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो वरिंद्र घोष जो है अनुशीलन समिति से संबंधित थे। आगे देखते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया चंद्रशेखर आजाद ने। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
और शिव वर्मा, ये सारे के सारे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी का गठन किया गया। एचआरए ने पैसा एकत्र करने के लिए पहली बड़ी कार्यवाही काकोरी में की और 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर रेल विभाग का खजाना लूट लिया। इससे भारी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार किया गया और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दे दी गई। बाद में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव कुमार, जयदेव कपूर तथा पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को फिर संगठित करने का प्रयास किया और 9 से 10 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान, दिल्ली में उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारियों की बैठक में संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद व अंग्रेजों के बीच सीधी मुठभेड़ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, जहां पर चारों ओर से स्वयं को घिराकर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आजाद की मौत मुठभेड़ में गोलियों लगने से हुई थी। आगे देखते हैं, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो उसके साथ कौन गए थे? तो बटुकेश्वर दत्त गए थे। सुखदेव नहीं गए, राजगुरु ने ये भी नहीं गए, बटुकेश्वर दत्त गए थे। तो आप मूवी में देखे होंगे कि 2 लोग गए थे, जिसमें एक चंद्रशेखर है, एक बटुकेश्वर दत्त गए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और आजादी व क्रांति के नाम के साथ कुछ पर्चे फेंके। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की गई और 29 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने। रासबिहारी बोस ने 1912 को दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले। उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया तथा उसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 1945 में जापान में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते हुए और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, का पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया। उन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। ये नारा मशहूर शायद हजरत मोसानी ने एक जलसे में आजादी ए कामिल की बात करते हुए दिया था। आगे देखते हैं, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो सी आर दास ने। किसने? सी आर दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था अलीपुर बम केस में। सी आर दास ने। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये जो सुनवाई थी 1908 से लेकर 1909 में अलीगढ़ षड्यंत्र में 1 साल चली थी और इस बम कांड के प्रमुख अभियुक्त जो थे अरविंदो घोष और वरिंद घोष थे। अरविंदो घोष के बचाव में चित्तरंजन दास ने अदालत में बहस की थी।
तो यहाँ पर जो है अरविंदो घोष है, अरविंदो घोष के बचाव में CR दास ने, बरिंदर घोष के बचाव में चित्तरंजन दास हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो आंसर गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन के क्रांतिकारियों द्वारा खजाने को लूट लिया गया। सरकार ने षड्यंत्र में शामिल लगभग 29 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस पकड़ने में असफल रही। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया था। तो काकोरी केस में कौन है? गोविंद बल्लभ पंत ने। इसके अन्य सदस्य जो हैं, चंद्र भानु गुप्त हैं, मोहनलाल सक्सेना है, अजीत प्रसाद जैन है और कृपा शंकर हेजला प्रमुख हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजन लाहिड़ी को मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो चंद्रशेखर आजाद ही बच गए थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 25 में हुआ था, 1925 में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो यहाँ पर सरकारी वकील हो जाएंगे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला हो जाएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता लगाकर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजन लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इस मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं था? तो भगत सिंह नहीं जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? सूर्यसेन नहीं थे। ये बंगाल में जो आंदोलन हुए थे वहां पे थे। मास्टर दा के नाम से भी फेमस थे ये सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो आंसर राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया था फांसी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई, जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 में जहां किया गया, वो है कौन सी जगह थी? तो कानपुर थी। आगे देखते हैं, देश में उचित ढंग से क्रांति का संचालन करने हेतु अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी आदि ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला तथा योगेश चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो आंसर शिव कुमार। शिव कुमार नहीं था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहते हैं? जीवी तिलक हो जाएंगे। यहाँ पे तिलक को कहा गया है। अब ये किसने कहा है, इसको देखते हैं। भारत के उग्रपंथी आंदोलन के अग्रणी नेता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक तथा मराठा, अंग्रेजी में
एवं केसरी मराठी में। जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक तिलक को अभागा राजनीति भी कहा जाता है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के ही दिन तिलक की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया तथा मौलाना हजरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा है? तो वैलेंटाइन शिरोल हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों से में भारतीय राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया था? तो उपयुक्त सभी में देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित कर शिवाजी के संप्रदाय के पुनरुत्थान करके खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को जो काकोरी कांड से संबंधित थे, उनको गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। फांसी दिए जाने से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहते हुए कि दूध पीने से इनकार कर दिया कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध ही लूंगा, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल, राजन लाहिड़ी को गोंडा जेल और रोशन लाल को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। आगे देखते हैं, अपनी फांसी के से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया था और उसने कहा था मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने फांसी जो है गोरखपुर की जेल में हुई? तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है। अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम अशफाक उल्ला खां था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे की लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता कर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजन लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं, लाल बाल पाल। तो यहाँ पर त्रिगुट में से कौन? लाला लाजपत राय जो हैं, लाल बाल पाल। अच्छा, इसमें ये पूछा कि कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो गंगाधर तो नहीं हुए हैं, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं है, सिर्फ लाला लाजपत राय जी हुए हैं। इसी अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव 1920 में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, जब ये जो थे अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। असहयोग का प्रस्ताव 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है राघवचारी जी ने की कर रखी थी। ये कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई थी। बिपिन चंद्र पाल और तिलक दोनों भी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल जो है उग्रवादी था। महात्मा गांधी की राजनीति में आने से पहले 1905 में लाल बाल पाल पहला ऐसा उग्रवादी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह
छेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनीति चौधरी। ये भी यूजीसी नेट में जो है क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसको भी। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई। इसी समय बंगाल में हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने स्वयं बंगाल स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। दिसंबर 1931 में कोमिला की दो युवतियों सुनिधि चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी वी.जी. स्टीवेंस की हत्या कर दी। फरवरी 1923 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आंसर मैजनी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने मैजनी को ही अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी इतालवी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में। सैंडर्स हत्या के मामले में अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड का केस चला है। यही जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल में 64वें दिन शहीद हो गए थे। आगे देखते हैं, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्रामी सेना की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? जतिन दास। आगे देखिए, क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत करके जिसमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष जो है भूख हड़ताल पर रहा। ओहो, 2.5 साल 2.5 साल जो है भूख हड़ताल पर रहा। वो कौन था? उसका नाम क्या था? 24 साल जो है विभिन्न जेलों में व्यतीत किया, वो है योगेश चंद्र चटर्जी। आगे देखते हैं, योगेश चंद्र चटर्जी मूलतः बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे बंगाल की अनुशीलन समिति व संयुक्त प्रांत की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य रहे हैं। उन्हें काकोरी कांड में आजीवन कारावास का दंड मिला है। इस दौरान वे 24 साल विभिन्न जेलों में रखे गए और विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष यानी जितना समय इन्होंने जो है भूख हड़ताल किया था। और यहाँ पर जो है इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम है इन सर्च ऑफ फ्रीडम। क्या थी? इन सर्च ऑफ फ्रीडम। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? तो आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष प्रारंभ से एक उग्रवादी नेता थे जो बाद में पांडिचेरी में संत हो गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जो है उग्रवादी नेता पांडिचेरी में संत हो गए थे या बाद में संत हो गए थे? तो आंसर होगा अरविंदो घोष। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी ये सब उदारवादी थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो मैडम कामा हो जाएंगी। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 1861 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। परिजनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, किंतु वहां पढ़ाई में मन नहीं लगा और भारत की स्वतंत्रता के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा के संगठन से जुड़ गई। 18 अगस्त 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व समाजवादी देशों के सम्मेलन में भारत का सर्वप्रथम झंडा फहराया था।
1934 में भारत लौटी और आज़ादी के लिए काम करती रहीं। उनकी इस क्रांति दर्शिता के कारण उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने कहा है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। और ये जो कथन है उन्होंने अपनी जेल यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र व्यवहारों में किया था। अगले क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए जेल भेजा गया था? तिलक हो जाएगा। पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वाह के लिए बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय पत्रकार थे जिन्हें अंग्रेजों ने जेल भेजा था। 1882 में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराज के प्रति धृष्टता कर कड़े शब्दों में अंग्रेजी की निंदा की थी। 1897 में उन्हें चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उत्तेजित करने के लिए आरोप में 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? तो भारत में राजनीतिक विविधता। भारत में राजनीतिक विविधता। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कई कारण जिम्मेदार थे। सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, भारत की राजनीतिक एकता, ऐतिहासिक अनुसंधान, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य, नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात, यातायात तथा संचार के साधनों पर विकास, विदेशी आंदोलन का प्रभाव, लॉर्ड लिटन के अन्यायपूर्ण नीति, इलवर्ड बिल पर विवाद। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप किसको फांसी हुई थी? तो यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ए बी सी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए। रामप्रसाद बिस्मिल को तो काकोरी कांड में दिया था। काकोरी कांड में दिया था। आगे देखते हैं, काकोरी कांड में कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजन लाहाड़ी और अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां सबसे पहले थे, मुस्लिम थे जिन्होंने उनको फांसी दी गई थी और रिकॉर्डेड। आगे है, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, ये किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं बनाते, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया गया था, इसे एक राजनीतिक रंग दिया? तो आंसर हो जाएगा तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति त्योहार पुणे के 1893 में शुरू किया गया और गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया गया, इसे एक राजनीतिक रंग दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की थी। उन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अब इतना कुछ बता दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर हमको पता चल गया होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि यहाँ पर गांधी जी के गुरु की बात हो रही है। आगे देखते हैं, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आई? तो कांग्रेस के नरमपंथी और उग्रवादियों के मतभेद के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आई कांग्रेस के नरमपंथियों तथा उग्रवादियों के मतभेद के कारण। आगे देखते हैं, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस में नरमपंथी उग्रवादियों में मतभेद के कारण 1919 में अस्तित्व में आई थी। नरमपंथियों ने मॉन्टेग्यू रिपोर्ट का स्वागत किया था जबकि गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति पर दोष लगाया था? तो
तिलक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के बेताज बादशाह और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी विभूतियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तिलक का ये विचार था कि भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव होनी चाहिए। आगे देखते हैं, दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि में फांसी दे दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल 1898 में। 18 अप्रैल 1898 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। उससे पहले दामोदर हरि चापेकर, मतलब ये जो चापेकर थे और उनके दो भाइयों बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर को चापेकर बंधु के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा चापेकर बंधु में जो चापेकर है उसमें कितने लोग हैं या उनके नाम क्या हैं? तो दोनों भाई थे बालकृष्ण और वसुदेव। इसमें दामोदर हरि चापेकर का जन्म जो है, मतलब इसमें टोटल 3 लोग थे, तभी मिला के जो है चापेकर बंधु बोला है। सबसे पहले है दामोदर हरि चापेकर, फिर उसके दोनों भाई हो जाएंगे बालकृष्ण और वासुदेव। और जो दामोदर हरि चापेकर है उनका जन्म 24 जून 1896 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिपंत चापेकर था। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी हुई थी। लाहौर वाले में तो भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे और रोशन सिंह भी नहीं थे। तो एक जहां जहां होगा वो कट जाएगा और दो जहां जहां होगा वो कट जाएगा। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन बच जाता है। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस में 5 मई 1930 को 11 दिसंबर 1930 तक चला। अगला क्वेश्चन है, वी.डी. सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना निम्न शहर में की थी? तो यहाँ पर महाराष्ट्र होना चाहिए, नासिक, पर यहाँ पर नहीं है। 1904 में की थी अभिनव भारत की, और 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में एक गुप्त सभा अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वाले वीडियो में हम क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।